कोरोना महामारी के रूप में आज पूरे विश्व में हमें बड़ा परेशान कर रहा है और सभी लोग घर पर बैठे हैं, लेकिन इसका संपूर्ण जानकारी हमें अभी भी नहीं है। और ये जानकारी जो जानकार लोग हैं, जो इसके विषय में स्टडी करते रह रहे हैं, उन लोगों से हमें ये जानकारियाँ ज़रूर प्राप्त करनी चाहिए। तो डॉक्टर केसी सोनी साहब हमारे लोहिया महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता हैं और इस पूरे जो कोरोना वायरस है, इसके ऊपर पूरी स्टडी जो है वो इन्होंने की है। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। आपको एक जानकारी देने हेतु आज जो है इनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, पहला जो मेरा सवाल यही रहेगा कि कोरोना वायरस वायरस नाम आते ही हम बड़े कंफ्यूज में आ जाते हैं कि क्या है ये कोई जीव है, कोई कीटाणु है, कोई जीवाणु है, या कोई परजीवी है, या कोई जीव नहीं है? क्या है ये चीज़? यहाँ से शुरुआत करें। वायरस एक सूक्ष्म जीव है और इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जब इवोल्यूशन हुआ उस समय सबसे पहले सूक्ष्म जीव ही बने। सूक्ष्म जीव में वायरस भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, पीपीएलओ टाइप के एनिमल्स हैं वो भी आते हैं, कुछ कवक जो है फंजाई है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी से नाम से स्पष्ट है कि इनका आकार बहुत छोटा होता है। इनको सामान्य आंखों से हम नहीं देख सकते। इसके लिए उच्च आवर्धन क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स या बहुत आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है और उन्हीं के द्वारा इनको हम पहचान सकते हैं। ये नए सजीव है, नए निर्जीव है, लेकिन शरीर के बाहर ये निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं लाखों वर्षों तक, अरबों वर्षों तक। और ये वायरस जब भी किसी भी जीवित प्राणी के अंतर्गत, जीवित प्राणी में जीवित सजीव कोई भी हो, उसमें पौधा भी हो सकता है, प्राणी भी हो सकता है, उनके शरीर के अंतर्गत जब ये प्रवेश कर जाते हैं तब ये सक्रिय हो जाते हैं और अपने जैसी हूबहू प्रतिलिपि का निर्माण करते हैं। जी, तो ये वायरस का एक परिचय सर से हमने लिया। अब दूसरी बात ये है कि सर, इसकी पैदाइश जो है वो किस प्रकार हुई है? क्योंकि कोरोना तो शायद पुराने समय से भी ही हमारे शरीर में भी विद्यमान था और अटैक होता रहता था, लेकिन ये क्या नई बला है? कैसे ये आया और कैसे इसका प्रभाव रहा? कोरोना प्रकृति के जो वायरस हैं, पहले दो वायरस पूरी दुनिया में आ चुके हैं, जिसमें एक तो सार्स था, सीवियन रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से, एक मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इन दोनों ही वायरस की उत्पत्ति चाइना से हुई है। और चाइना में इसका जो मुख्य जो होस्ट है वो चमगादड़ होता है। चमगादड़ से फिर ये इंटरमीडिएट होस्ट जो होते हैं, दूसरे स्तनधारी प्राणी हैं, उसके अंदर ये वायरस जाते हैं और इन इंटरमीडिएट होस्ट से ये फिर मनुष्यों के अंदर संक्रमित हुआ है। ये जो कोरोना वायरस है ये इसकी उत्पत्ति चमगादड़ से पेंगोलिन में आई है और पेंगोलिन से ये फिर मनुष्यों में स्थानांतरित हुआ है। चाइना में बहुत बड़ा एनिमल्स का मार्केट है। जिस तरह अपने यहाँ सब्जी की दुकानें लगती है, वहाँ पर रोज़ाना प्रतिदिन एनिमल्स की दुकानें लगती है, जिसमें आपको चमगादड़ी मिल जाएंगे, बिच्छू मिल जाएंगे, स्कॉर्पियन मिल जाएंगे, तिलचट्टे मिल जाएंगे, तितलियाँ मिल जाएगी। और चाइना के जो व्यक्ति है वो इन एनिमल्स को फ्राई करके, बॉईल करके उनको खाते हैं। तो इनके ट्रांसमिशन का अभी डिटेक्ट हो गया है और पेंगोलिन के थ्रू ये मनुष्यों में आया है। और चूंकि ये जो एनिमल के मार्केट होते हैं उसमें पिंजरे के ऊपर पिंजरे जैसे पड़े रहते हैं। अब वो प्राणी भी संक्रमित होते हैं तो उनकी बीट, मान लीजिए ऊपर ही ऊपर जो पिंजरा है उस पक्षी की बीट है वो धीरे धीरे नीचे वाले पिंजरे में जो पक्षी है उसके अंदर आ जाती है, तो विष्ठा के थ्रू भी इनका संक्रमण होता है। तो ये पूरा ट्रैक हो गया है और उत्पत्ति इसकी चाइना से हुई है और चाइना से ये पूरी दुनिया में फैला है। फैलने का मेन कारण है कि हवाई यात्राओं की आजकल सुविधाएं बहुत है। क्यों पुराने ज़माने में आवागमन के साधन नहीं थे तो इतना ये फैलता नहीं था, हवा की तरह फैल जाता था, पानी के द्वारा फैल जाता था। लेकिन ये नहीं था कि 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर वायरस चला जाए। तो हवाई यात्राओं की सुविधाओं के कारण ये वायरस पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया के सभी देशों में ये फैल गया है। सर, इसकी स्थिति क्या है? मतलब जैसे ठंडक गर्मी का फर्क पड़ेगा क्या? देशों का, अलग अलग देशों का क्या प्रभाव है? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो ठंडे इलाके हैं, अब यूरोप है तो पूरा ठंडा प्रदेश है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशेंट यूरोप में पहुँचे हैं। गर्मी का एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि जब हवा का तापमान जब बढ़ जाएगा, अपने राजस्थान में जैसे अभी 50 डिग्री तापमान आ जाएगा, शुरू में लू चलने लगेगी,
तो हवा के अंदर जो वायरस हैं वो इसमें ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन घर के अंदर का जो तापमान है वो तो 27 डिग्री 28 डिग्री, और आजकल ज़्यादातर एयर कंडीशन भी आप चालू कर लेंगे तो घर का ठंडा वातावरण है तो उसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा कोई कॉन्क्रीट लिंक कंक्लूजन आप नहीं कह सकते कि भी गर्मी तेज़ है तो वायरस ख़त्म हो जाएंगे या ठंड ज़्यादा है तो वायरस जिंदा रहेंगे, ऐसा कोई नहीं है। सर आपने जैसे कहा कि वायरस खत्म नहीं होते, वो करोड़ों साल तक भी रह सकते हैं, तो क्या इस वायरस के साथ भी ऐसा है? ये वायरस अब इसमें वायरस में इवोल्यूशन चल रहा है। अभी मैं लिटरेचर पढ़ रहा था तो इस वायरस के करीब 7 प्रभेद, स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, 7 प्रभेद पूरी दुनिया में इस समय विकसित हो गए हैं, जिनको 4 मेन श्रेणियों में डिवाइड किया गया। अल्फा टाइप का वायरस है, बीटा टाइप का है, गामा टाइप का है, डेल्टा टाइप का है। अपने भारत में इसमें जो वायरस है वो बीटा टाइप का है। अच्छा, तो क्या क्या होता है इसका, मतलब क्या प्रॉब्लम? ये वायरस जब किसी परपोषी में जब संक्रमण कर देते हैं तो उसके आनुवंशिक पदार्थों को ये यूज में लेते हैं, और इनके आनुवंशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन होता रहता है आरएनए में। और जब भी उत्परिवर्तन हो जाएगा, एक नाइट्रोजन क्षार में भी यदि परिवर्तन हो गया तो इसकी स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ जाती है, इसके एंटीजन्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आ जाती है, और ये चेंजिंग जब आती है तो इसको प्रभेद बोलते हैं। इसको जाति तो नहीं बोलेंगे, स्पीसीज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको प्रभेद के रूप में जाना जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए जो मेडिसिन बनती है उसमें भी फिर प्रॉब्लम? हाँ बिल्कुल, इसमें भी ऐसी कॉकटेल मेडिसिन्स बने, कॉकटेल कोई एंटीबॉडीज़ बने जो सभी वायरस पे कामगार हो। क्योंकि ये देखा गया है कि अमेरिका में जो वायरस है वो अलग प्रभेद है, भारत में जो डेवलप हो रहा है वो अलग प्रभेद है। ह्यूमन की भी 5 नस्लें, इसमें 5 उपजातियां पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। हर आदमी की इम्यूनिटी पावर है वो अलग अलग है, इसलिए ये जिस तरह के होस्ट में प्रवेश करेगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने नए प्रतिरूपों को ये बनाता रहता है। इसलिए इसके वैक्सीन बनने में अभी भी कम से कम 1.5 साल लग जाएगा। तो अभी जो इंडिया में कुछ चल रहा है, आज भी कुछ आया था कि इसका वैक्सीन बन रहा है? वैक्सीन बन रहा है, इसके स्वाब से जो कफ जो होता है, स्वाब से इसके एंटीजेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, उनकी एमिनो एसिड की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और चूंकि आजकल बायोटेक्नोलॉजी का ज़माना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो अब जो वैक्सीन्स बनेगी वो बायोटेक्नोलॉजी से ही बनेगी। अभी टेस्टिंग जो किट है वो तैयार इंडिया में होने की संभावना जल्दी? हाँ, टेस्टिंग किट में सिप्ला जैसे कंपनी है, कैडिला कंपनी है, वो बहुत ही सस्ती कॉस्ट वाली टेस्टिंग किट है वो बनाने जा रही है, और मेरे ख्याल से 5-10 दिन में ये मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। इन टेस्टिंग किट में भी एक तो रैप डीएनए टेस्ट होता है, और उसके अंदर इनके जो न्यूक्लिक एसिड जो मटेरियल है उसकी इसमें जांच होती है, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के द्वारा इनकी जांच होती है। और एक अभी मीट टेस्ट है, लेकिन वो अभी कॉस्टली है, क्योंकि वो एक सैंपल टेस्ट करने में करीब $300, लगभग 18,000 रुपये का उसमें खर्चा आता है। तो अभी उस स्थिति में हम नहीं पहुँचे हैं, लेकिन चीप टेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत जल्दी। तो यानी बीटा जो क्वालिटी का है ये वायरस है, इस पे इसका मामला सही हो रहा है? ये वायरस जैसे सार्स वायरस है उसमें संक्रमण दर बहुत ज़्यादा है, संक्रमण दर कम है लेकिन मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। मर्स वायरस है उसमें भी इन्फेक्शन रेट बहुत कम है लेकिन मृत्यु दर 35% है। सार्स में संक्रमण की दर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर है वो 3.5 से 5% के बीच में है। और ऐसा भी देखने में आया कि 14-15 दिन बाद में आदमी का प्रतिरक्षी तंत्र मजबूत हो जाता है, और इस वायरस के प्रति शरीर में प्रतिरक्षी या जो एंटीबॉडीज है वो बनने लग जाती है, और मनुष्य ठीक हो जाता है। तो सर अमेरिका और भारत का अगर तुलनात्मक विवरण करें तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है, और इंडिया में जो है, भारत में हम बहुत कंट्रोल में है, और हमारा सौभाग्य भी है। तो क्या इसके पीछे कोई इसका प्रकार है या कोई हमारा ही कोई इम्यूनिटी? इसका पीछे मेन कारण ये रहा कि अमेरिका में जो तैयारियां जो थी वायरस के संक्रमण से पहले की, वो तैयारियां वहाँ पर नगण्य के बराबर थी। और चाइना में जब ये वायरस रिलीज हुआ उसमें लगभग 2 लाख यात्री अलग अलग कंट्रीज में पहले चले गए। ये सूचना लीक हो गई, ये वायरस लीक हो गया और महामारी फैलने वाली है, तो उन व्यक्तियों के थ्रू ये वायरस वहाँ पर पहुँचा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इनको बहुत ही हल्के में लिया, प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई नहीं किए। अब चूंकि अमेरिका के जो व्यक्ति है वह बहुत हाइजेनिक है, उनका खाना पीना हवा बहुत स्वच्छ है, तो बहुत ज़्यादा हाइजेनिक आदमी होता है उनका भी प्रतिरक्षी तंत्र इतना मजबूत नहीं होता है।
क्योंकि साइंस ये कहती है कि भी आदमी को गंदे पानी में भी घूमना चाहिए, गंदी मिट्टी में भी घूमना चाहिए। हल्का संक्रमण है वो रेजिस्टेंस मनुष्य, बार बार जैसे आर्मी अपना टेस्ट करती रहती है हर बार, वैसा ही। तो वैसे क्या है कि गंदगी चीज़ें हैं, गंदी मिट्टी है, गंदे पानी है, इनके संपर्क में भी आने से आदमी का प्रतिरक्षी तंत्र है वो एक्टिव होता है सक्रिय रहता और शरीर में का प्रतिरक्षी जो रेजिस्टेंट पावर है वो डेवलप हो जाता है। और इंडियन जो लोग हैं वो अमेरिकन्स की तुलना में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी। तो सर, अब जो स्थिति आज के दिन आप भारत में देख रहे हैं, क्या ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए और इस वायरस से लड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मुख्य ध्यान तो सोशल डिस्टेंस का रखना है, जी। क्योंकि एक व्यक्ति है, मान लीजिए 5 आदमियों के संपर्क में आया, वो 5 आदमी फिर अलग अलग 5 आदमी के संपर्क में आए, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है, चरघाता की वृद्धि जिसको बोल सकते हैं अपन, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह इस वायरस का प्रसार होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेशंस में रहें, यदि बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा के जाएं, अपने हाथ को सैनिटाइज करके जाएं, बाहर से जब भी घर पे आए तो अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। सर, हम लोग सैनिटाइज का सुनते हैं बार बार, अल्कोहल से बना होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इस वायरस के सैनिटाइज? एक्चुअल में ये जो वायरस है इसमें आनुवंशिक पदार्थ तो आरएनए होता है, और जिन वायरस में आरएनए होता है उनको रेट्रोवायरस बोलते हैं। ओके। और इसके बाहर प्लाज्मा झिल्ली का आवरण है। प्लाज्मा झिल्ली एक तरह की चर्बी होती है, एक तरह की वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, और इस वसा की लेयर में प्रोटीन्स की ताड़ियाँ है, स्पाइक जिसको बोलते हैं, इन स्पाइक के थ्रू ही इनकी एंट्री होती है। अब 70% एल्कोहल जो होता है वो वसा को घोल देता है, डिजोल्व कर देता है। उसको डिजोल्व कर। और साबुन में भी यही रीजन है, साबुन है वो भी मैल को जैसे धोती है, तो ये फैट सॉल्युबल जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये वाश कर देती है। जी, इसलिए सैनिटाइजर और इनको काम में ले रहे हैं। जी। लेकिन सैनिटाइजर में भी रिस्क है, मान लो अल्कोहल 70% से ज़्यादा हो तो ये एक्सप्लोजिव मटेरियल भी है, ज्वलनशील पदार्थ भी है, जी। तो मोबाइल के थ्रू भी इसमें आग लग सकती है, तेज़ गर्मी से भी इसमें आग लग सकती है, कहीं ध्यान आप रखना है। बीड़ी सिगरेट पी रहे हो उसमें भी हाथ लग सकती है, जी 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 इसलिए इसमें 70% अल्कोहल कंटेंट इसमें रखा है। जी। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कि जैसे फैलने की बात करें, हम लोग सुनते हैं फ्रूट सब्जियों में क्या नोट के द्वारा, क्योंकि लेन देन तो पूरे विश्व में हो ही रहा है, हाँ हाँ। तो क्या इनके द्वारा भी इस वायरस के फैलने की संभावना है? इस वायरस की अभी जैसे मैंने बताया इसमें लिपिड की लेयर है, वसा जैसे है। अब घी जो होता है वो आंगने में भी गिर सकता है, कागज़ में भी गिर सकता है, कपड़ों में भी गिर जी सकता है, जी जी। कपड़े भी सूती कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, हाँ। तो ये सरफेस पे डिपेंड करता है किस तरह की सरफेस के ऊपर ये है। अच्छा। लेकिन ये देखा है कि प्लास्टिक के ऊपर ये लगभग 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है, अच्छा। स्टील के ऊपर ये 12 से 18 घंटे तक जीवित रहता है, सूती कपड़ों पे ये 4 से 6 घंटे तक जीवित रहता है, कागज़ के ऊपर ये 2 से 3 घंटे तक जीवित रहता है, और हवा के अंदर भी यदि कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है तो छींकने के साथ ही कम से कम 1 लाख वायरस हवा में रिलीज होते हैं। अच्छा। अब हवा का तापमान यदि ज़्यादा है तो हवा में इनकी जो सूक्ष्म ड्रॉपलेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ठंडा इलाका हो, धूप नहीं निकल रही हो, उस केस में ये हवा की ड्रॉपलेट भी हवा में 6 से 8 घंटे तक जिंदा रहती है। इसलिए मास्क का लगाना जरूरी है, वो जरूरी है। और मास्क में भी ऐसा मास्क जिसमें बहुत सूक्ष्म छेद हो, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रोब्स है। आपने यदि चौड़ी जाली वाला मास्क पहन लिया तो उस मास्क के द्वारा भी वायरस अपने शरीर में एंटर कर सकते हैं। अच्छा, एक निश्चित दूरी उन लोगों से भी रखें जिनको खांसी है, सर्दी हाँ जुकाम बिल्कुल है, इनसे बिल्कुल, कम से कम 4 से 5 फीट तक का डिस्टेंस इसमें होना चाहिए। जी। और इसकी जो मेन एंट्री जो है वो नाक के थ्रू है, माउथ के थ्रू है, आँखों के थ्रू है। इसका मेन कारण है कि नाक में जो नसिका उपकला है वो बहुत पतली होती है, अपने माउथ की जो बकल एपिथेलियम है बहुत पतली होती है, आँखों की जो झिल्ली है बहुत पतली होती है, पतली झिल्ली है इसलिए इनकी एंट्री इनके थ्रू होती है। अपनी स्किन है इसमें तो कम से कम 10 लेयर है, स्किन के द्वारा इनकी एंट्री नहीं होगी। तो जहाँ पर बहुत श्लेष्मा झिल्लियाँ हों, पतली झिल्लियाँ हों, उन झिल्लियों के द्वारा इन वायरस की एंट्री होती है। इसलिए माउथ और नाक इनको कम से कम ढक के रखना चाहिए, और जहाँ तक हो आँखों को हाथों से मले नहीं, मले तो भी हाथ धो के या टिश्यू पेपर से आँख को साफ करना चाहिए। जी। तो ये पूरी बातें सर आपने बताई हैं। अभी जैसे कुछ वैक्सीन्स कुछ बनने का या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है या लेटेस्ट कोई सूचना है तो आप बता सकते हैं। वैक्सीन की दिशा में बायोटेक्नोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है वो प्रयास कर रहे हैं,
अब चूंकि इस वायरस का मेन हाउस चमगादड़ है, तो चमगादड़ के खून में डेफिनेटली इसकी एंटीबॉडीज है, क्योंकि चमगादड़ में यह कोरोना नहीं है, जी जी। चमगादड़ हाँ, इसका कैरियर है। कैरियर है। इसका मतलब चमगादड़ के खून में इसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी अवेलेबल है। अब उन चमगादड़ के खून को यदि हम सेंट्रीफ्यूज करके उसके प्लाज्मा को भी काम में ले, तो वो भी एक तरह से वैक्सीन्स हैं, एक तरह से एंटीबॉडीज है। जी जी। लेकिन समस्या ये आती है कि शरीर में जो प्रतिरक्षियाँ बनती है वो पॉलीक्लोनल टाइप की होती है, मोनोक्लोनल नहीं होती है। और बाई चांस उनका इंजेक्शन यदि ह्यूमन बॉडी में दे दिया, हाँ, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, रिएक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए इसकी वैक्सीन है वो लेबोरेटरी में डेवलप की जाएगी। घोड़े में भी इसकी वैक्सीन है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि घोड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट एनिमल है, और जितनी भी वैक्सीन्स बनती है वो घोड़े के अंदर ही बनती है। और अपने इसकी प्रतिरक्षी बन जाएगी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से साल भर लग जाएगा इसमें। तो सर अभी क्या मानते हैं आप, अभी वर्तमान स्थिति क्या कहती है कि लॉकडाउन तो चलिए एक बाद की बात है, लेकिन कोरोना का जो भय है वो क्या लोगों में इसी प्रकार बना रहेगा या इसको कहीं कमी मिलेगी? इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि भारत में अभी भी 40 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो इलिटरेट है, उनको समझ नहीं है, उनको कितना भी आप समझाओ लेकिन उनके दिमाग में जो आइडियोलॉजी बनी हुई है उनसे वो निकल नहीं सकते। तो बचाव है वही एक इसमें उपचार है। और इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में जैसे अपने ब्राह्मी का जैसे जूस है वो आप बॉईल करके जैसे रोज़ाना पियो, च्यवनप्राश जैसे है वो पियो, विटामिन सी का सर्वाधिक यूज करो, क्योंकि ये ऐसे टॉनिक हैं जो शरीर में ब्लड प्रोडक्शंस को बढ़ाते हैं। और अपने शरीर में जो प्रतिरक्षी बनती है वो WBC के द्वारा बनती है, इसलिए शरीर में WBC बनती रहे, WBC का प्रोडक्शंस होता रहे, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। और चूंकि इस वायरस में मृत्यु दर है वो 3.5 से 5% है, 95% पेशेंट है वो ठीक हो रहे 15 दिन में, 20 दिन में। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपका खान पान हेल्दी हो, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रख के रखो, घर में आइसोलेट रहो, जब भी जाओ मास्क लगा के जाओ, अपने पहनने के कपड़े हैं रोज़ाना उनको आप धो, पूरे मकान को फिनॉल से या जो भी सैनिटाइज़र है उससे वॉश करो। तो ये इसका एक बचाव का और आगे संक्रमित होने से रोकने का एक तरीका है। सर क्या मानते हैं, एक लगता है मुझे कि एक नई जनरेशन, शायद नई सिविलाइजेशन हमारी अब पैदा होने वाली है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हम लोग जो एक खुले में एक स्वच्छंद जिंदगी जी रहे थे, शायद अब उसमें कुछ बंदिशें आ जाएंगी, और एक चेंजेस आपको क्या लगता है? अब ये कि इस वायरस के साथ ये एक तरह की सोशल प्रॉब्लम भी आने वाली है, सोशल इश्यूज भी है। अब मेरे को जैसे एकांत पसंद है, लेकिन अकेलापन मुझे पसंद नहीं है। जी जी जी। मैं एक कमरे में एकांत पूरे दिन भर पढ़ सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ, लेकिन शाम को जब बातें करनी हो, खाना खाना हो, तो बैठ के खाना होता है। तो एकांत है वो अलग चीज़ है, अकेलापन है वो अलग चीज़ है। अभी कल ही आपने देखा एक अपने चूरू में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब उस बच्चे के सामान्य जुकाम थी, लेकिन उसको डाउट हो गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और घर वालों पे बोझ बन जाऊँगा, और उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। लेकिन वो बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं था, कोरोना नेगेटिव था। तो इस तरह के बच्चे जो हैं आजकल वो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, और उसके लिए घर में जो बुजुर्ग हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, मदर फादर्स हैं, उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़रूरी है। और लॉकडाउन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है, क्योंकि सारे फैमिली मेंबर घर में हैं, परिवार मिलना जुलना साथ में बैठ के खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, गॉसिप करते हैं, पुराने नाना नानी की कहानियाँ थी वो सुनने को मिलती है, रामायण देखने हैं, महाभारत है, क्यों मैं भी रामायण महाभारत आजकल देख रहा हूँ दोनों में। तो एक जो इंडियन जो सिविल कल्चर है वो बहुत बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि विदेशों में तो न्यूक्लियर फैमिली है और वो भी आइसोलेट है। आप अमेरिका में जाओ तो वहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी है हर बच्चे को 10वीं तक पढ़ाना, उसकी हेल्थ केयर करना, और उसके बाद में बच्चा फ्री है, अपने मदर फादर से सेपरेट हो जाता है, सेपरेट वो अपना बिजनेस नौकरी स्टार्ट करता है। तो भारत है वो इस मामले में पूरी दुनिया में एक अलग विश्व गुरु की पहचान रखेगा, ऐसा अब आगे भी लगता है कि भारत की एक नई पहचान। हाँ, भारत है वो एक इकोनॉमी के रूप में भी बहुत तेज़ी से उभरेगा, क्योंकि जापान जब पूरा ध्वस्त हो गया था विश्व युद्ध में, तब
सभी यही प्रयास लगा रहे थे कि जापान अब उठ नहीं पाएगा, लेकिन उसी जापान ने मात्र 20 वर्ष में मेहनत करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया और आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका आज जापान को सैल्यूट करता है। तो भारत की इकोनॉमी कमज़ोर नहीं है, भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर महिलाओं के पास इतना सोना है कि उस सोने को बेचकर 10 साल तक आप घर बैठे खाना खा सकते हो, इतना गोल्ड का भंडार इंडिया के अंदर मौजूद है। और जब इस तरह की इकोनॉमी, अंदरूनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बस एक लीडर की आवश्यकता है, एक विजन की आवश्यकता है, एक पॉजिटिव सोच की आवश्यकता है, प्रोग्रेसिव सोच की आवश्यकता है और भारत इस कोरोना से बहुत जल्दी उभरेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने अभी केसी सोनी जी सर ने पूरा परिचय कोरोना के बारे में हमें दिया है, लगभग सवाल जवाब हमारे हो चुके हैं। अब मूल बात यही है कि अब परिवर्तन का समय है, एक डाइवर्जन हमें इस समय से मिला ज़रूर है। अब हमें अपने शरीर के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने शरीर को इम्यूनिटी पावर, योग से आप अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आधे 1 घंटे की एक्सरसाइज आप अपने जीवन में डाल के रखिए, डालना ही पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे समय नहीं है, अब तो बहुत समय है और आगे भी अब जो बिज़नेस और व्यापार होंगे वो समय के को देखते हुए ही होंगे। तो बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। आपको शायद जीवन में ये गर्व भी हो सकता है या एक दुखद बात भी हो सकती है, ये भविष्य के गर्त में क्या होगा, लेकिन आप ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे जीवन काल में ऐसी एक घटना हुई जिसके बाद में ये परिवर्तन आए थे और उन परिवर्तनों को देखने वाले आप सब रहेंगे। ऐसी ही आशा अपेक्षा करते हुए मैं मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।